ये वीडियो थोड़ी जल्दी में बनाई गई है बिकॉज ये वीडियो बिल्कुल प्लान नहीं थी, एक अनप्लान्ड वीडियो है। क्योंकि मेरी पिछली वीडियो यानी कि हाउ आई गॉट CLB 10 इन आइल्स पे बहुत सारी रिक्वेस्ट अबाउट मेकिंग अ वीडियो फॉर राइटिंग मॉड्यूल। तो उन सारी रिक्वेस्ट और कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बहुत जल्दी में बनाई है और इसमें मैं डिस्कस करूंगा राइटिंग मॉड्यूल की प्रिपरेशन के वो टिप्स जो मुझे CLB 10 तक ले गए। आप सोच रहे होंगे मैं आज इतना खुश क्यों, क्योंकि आज मेरा आइल्स का रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट आते ही मैंने अपनी PR की फाइल लगा देनी है। इसके बाद कनाडा चेक करता हूँ आइल्स का रिजल्ट। लिसनिंग में 8, आई एम सो ग्रेट। रीडिंग में 8.5, हाई फाइव। स्पीकिंग में 7, राइटिंग में 6.5। कनाडा, नो कनाडा। ये वीडियो मैंने किसी का मजाक उड़ाने के लिए या किसी को मॉक करने के लिए नहीं बनाई है, बल्कि लाइट मूड में ये दिखाने के लिए बनाई है कि बहुत सारे लोग राइटिंग मॉड्यूल की वजह से अपने CLB 9 या CLB 10 के टारगेट से दूर हो जाते हैं। और इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा वो टिप्स जो मैंने फॉलो की अपनी प्रिपरेशन में, जिसका मुझे बहुत फायदा हुआ। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। पोस्ट ITA और उसके बाद काम आने वाले सारे डॉक्यूमेंट्स की टेंशन में हम ये भूल जाते हैं कि IELTS इज द एंट्री गेट टू ऑल दिस ITA एंड द पोस्ट प्रोसेस। अगर IELTS में हमारे डिजायर्ड बैंड्स CLB 9 या CLB 10 रिसीव नहीं होता तो हम आगे का प्रोसेस करना तो दूर की बात देख भी नहीं पाएंगे। इसलिए IELTS की प्रिपरेशन शुड बी द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी ऑफ योर प्रोसेस। तो चलो बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में फॉर राइटिंग एक्सक्लूसिवली। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो लोग बिना सब्सक्राइब किए इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले IELTS और एक्सप्रेस एंट्री की सारी वीडियोस और अपडेट्स आप तक पहुंच जाए। इसके बाद मेरे दिमाग में एक टॉपिक है कि कनाडा में मेरी फर्स्ट जॉब मुझे कैसे मिली और उसकी कौन सी प्रिपरेशंस मैंने इंडिया से ही स्टार्ट की थी। तो अगर आप चाहते हैं कि वो अपडेट्स भी आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। थैंक यू। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गुड्स इन कनाडा। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा हाउ आई हैंडल्ड राइटिंग मॉड्यूल एंड हाउ आई मैनेज टू गेट द हाईएस्ट स्कोर पॉसिबल इन राइटिंग। आइल्स के चारों मॉड्यूल्स बहुत स्पेसिफिक स्किल सेट टेस्ट करते हैं, लेकिन राइटिंग मॉड्यूल एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें सभी लोग फंसते हैं और सबका एक कॉमन कंसर्न है कि राइटिंग में वी आर नॉट एबल टू स्कोर मोर देन 7 इजीली। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे मोस्टली राइटिंग मॉड्यूल स्पेसिफिकेशंस, डिटेल्स, फॉर्मेट, स्ट्रक्चर, एडिशंस, ब्यूटिफिकेशन कॉन्सेप्ट्स, डेकोरेशन टिप्स एंड टाइम मैनेजमेंट। इसके अलावा हम देखेंगे कुछ और कॉमन क्वेश्चंस जैसे कि ब्रिटिश काउंसिल और IDP, पेपर बेस्ड आइल्स या कंप्यूटर बेस्ड आइल्स। सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग मॉड्यूल। इन राइटिंग मॉड्यूल आपके पास 2 क्वेश्चंस होते हैं, लेटर राइटिंग एंड एसे राइटिंग। मेरी प्रिपरेशन के दौरान मैंने राइटिंग मॉड्यूल को 4 हिस्सों में डिवाइड किया। ये कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फॉर्मेट या प्रिपेयर करने का तरीका नहीं है। मैंने बस अपने सर्वे से, अपनी रिसर्च से, सारी वेबसाइट्स को कंपेयर करके जो 4 चीजें कॉमन मुझे लगा कि पढ़नी चाहिए, मैंने उनको इकट्ठा किया, एक सीक्वेंस में डाला और उनको प्रिपेयर किया। आइए देखते हैं वो 4 चीजें क्या थी जिन्होंने मुझे हेल्प किया राइटिंग में CLB 10 लेने के लिए। नंबर 1 इज इमेजिनेशन, नंबर 2 इज लैंग्वेज, नंबर 3 इज फॉर्मेट और स्ट्रक्चर एंड नंबर 4 इज ब्यूटिफिकेशन और डेकोरेशन। जस्ट टू गिव यू अ डिस्क्लेमर, ये चारों मैं पूरे राइटिंग मॉड्यूल पे अप्लाई कर रहा हूँ, whether it is letter writing or essay writing. Letter writing और essay writing सिर्फ एक चीज में डिफरेंट है कि letter writing is directed to someone in particular, whereas the essay writing is directed to an open audience. Usually trainings में या institutes में आपको letter writing और essay writing को क्लासिफाई करना सिखाया जाता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, मिक्स्ड या और बहुत सारी क्लासिफिकेशंस। मैंने भी ये क्लासिफिकेशंस पढ़ी लेकिन मुझे इनका यूजेज समझ में नहीं आया। एक लेटर फॉर्मल है या इनफॉर्मल ये जाने बिना भी मैं उसको अटेम्प्ट कर सकता हूँ, ये मेरा इंडिविजुअल परसेप्शन था। सो मैंने इस चीज को इंपॉर्टेंस नहीं दी कि वो फॉर्मल है या इनफॉर्मल, मैंने इस चीज को इंपॉर्टेंस दी कि उस लेटर की टोन क्या है या उस राइटिंग की टोन क्या है। अदर देन दैट जो मेरे 4 पैरामीटर्स थे, इमेजिनेशन, लैंग्वेज, फॉर्मेट और स्ट्रक्चर एंड ब्यूटिफिकेशन और डेकोरेशन, चारों पैरामीटर्स लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग के लिए कॉमन है। मैं किसी एक के लिए बात नहीं कर रहा हूं। इन चारों को एक एक करके समझते हैं। इमेजिनेशन,
यूजुअली लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग दोनों में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है। लेटर राइटिंग में उस क्वेश्चन के साथ आपको 2 या 3 कंडीशंस भी दी होती हैं दैट ये कंडीशंस इस लेटर राइटिंग को अटेम्प्ट करते हुए कंप्लीट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर राइटिंग अ लेटर to one of the e-commerce websites from where you have purchased a particular electronics item which has stopped working a short while after you have purchased. Now you have to make a complaint and follow the 3 points. Number 1, describe the product that you have purchased. Number 2, describe problem that you are facing with it. And number 3, what would you want the website or the e-commerce platform to do about it. So ये 3 चीजें या ये 3 चेक पॉइंट्स जो आपको क्वेश्चन में दिए हैं, ये आपको हेल्प करते हैं कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या होने चाहिए। Here comes into picture your imagination. वो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, क्या प्रोडक्ट है जिसे मैं एलेबोरेट करते हुए ज्यादा यूजेज ऑफ वर्ड्स कर पाऊंगा, कौन सा प्रोडक्ट है जिसके फीचर्स मैं डिस्क्राइब इजीली कर सकता हूँ, ये आपकी इमेजिनेशन है। और ये सारे इवेंट्स किस सीक्वेंस में होने चाहिए। इन द सेम एग्जांपल द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स वुड बी एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोडक्ट, explanation of the problem you're facing with it, and the resolution the e-commerce platform should provide you. तो ये सब इवेंट्स को सीक्वेंस में डालना इज इमेजिनेशन। नेक्स्ट इज लैंग्वेज। नाउ लेट्स अज्यूम कि आपकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी है, आपने क्वेश्चन पढ़ते ही इवेंट्स को एक अच्छे सीक्वेंस में डाला, लेकिन व्हाट अबाउट द लैंग्वेज। अगर आपकी लैंग्वेज या ग्रामर पे पकड़ नहीं है तो आप इस इमेजिनेशन को अच्छे से बयान भी नहीं कर पाओगे, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। हियर कम्स द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। मैंने लैंग्वेज पैरामीटर को 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया। नंबर 1, टोन ऑफ द राइटिंग। आपके लेटर की टोन डिसाइड करेगी कि आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स क्या होने चाहिए। आपकी लेटर में रिक्वेस्ट है, कंप्लेन है, इंफॉर्मेशन है, एग्रेशन है, हैप्पीनेस है या सैडनेस है, ये डिसाइड करेगा कि आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स क्या होने चाहिए। दूसरा है ग्रामर। आपकी राइटिंग में ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। आइल्स में 5 से 8 ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपको हाफ बैंड कॉस्ट कर सकता है, विच मीन्स आपकी राइटिंग में फुल स्टॉप्स, कमास, आर्टिकल्स, पंक्चुएशंस, कंजंक्शंस, एवरीथिंग हैज टू बी एट द परफेक्ट प्लेस। और इसकी प्रैक्टिस करना कुछ मुश्किल नहीं है। आपको ज्यादा से ज्यादा एसेज और लेटर्स अटेम्प्ट ही नहीं करने, उनको रीड आउट भी करना है, उनके सॉल्व्ड एग्जांपल्स आपको बार बार पढ़ने हैं और ये नोट करना है कि किस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कौन से वर्ड्स, कौन से पॉजेस या कौन से इंटरवल्स यूज किए गए हैं। नंबर 3 पार्ट ऑफ लैंग्वेज इज टेंसेस। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ लैंग्वेज। अगर आप लेटर राइटिंग या एसे राइटिंग अटेम्प्ट करते हुए कोई एग्जांपल कोट करते हैं तो वो एग्जांपल पास्ट में है, फ्यूचर में है, हाइपोथेटिकल है, प्रेजेंट में है, ये शो करेंगे आपके टेंसेस। अक्सर हम टेंसेस को इंट्रोड्यूस करते हुए सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन को बिगाड़ देते हैं या हमसे गलत हो जाता है। हैज, हैव, हैड, सिंगुलर या प्लूरल, एक्टिव या पैसिव वॉइस, इन सब की यूजेज में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तीसरा पार्ट मेरी प्रिपरेशन का था फॉर्मेट। लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग का कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है। सो मैंने अपनी रिसर्च के बेस पे और बहुत सारे एग्जांपल्स को स्टडी करके जो एक फॉर्मेट कंस्ट्रक्ट किया था वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग दोनों ही 4 पार्ट्स में डिवाइड किए जा सकते हैं। Number 1 is known as introduction. Number 2 is known as body paragraph 1. Number 3 is known as body paragraph 2. And number 4 is known as closing in case of letter writing and conclusion in case of essay writing. Letter writing और essay writing दोनों ही format introduction से शुरू होते हैं. So the first part of the writing is known as introduction. This introduction can be divided into 2 further parts. Number 1, the baseline. And number 2, the agenda of writing. Usually the baseline is the connecting or the starting part of the introduction. एक example से आपको समझाता हूँ. Like in school days we used to write those essays on my favorite festival. Let's say I'm writing the essay about Diwali. So we used to start the essay like India is a land of festivals. We don't directly jump to the part and start with the name Diwali. We create a kind of environment and we create a kind of stage to introduce Diwali later on. We start with the lines like India is a land of festivals. Many festivals are celebrated here with great pomp and show. I hope you remember these lines from the school days. So तीसरी या चौथी लाइन में कहीं जाके हम इंट्रोड्यूस करते थे Diwali is my favorite festival and so on. So the very first few lines which do not directly talk about your agenda but introduce the same arena where your agenda can be placed are known as baselines. The second part of the introduction is agenda. Agenda is the main reason or the main aim for your writing. इसको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ. Dear manager, I have attended a meeting in your hotel on so and so date in so and so meeting room. I am writing this letter to inform you that I have lost a file in that meeting room on that day, somewhat near to the podium. That means the baseline is the information you are giving about your presence in the hotel.
and the agenda is to cover the part that you have lost the file. This makes the perfect introduction. Introduction के बाद body paragraph 1 and body paragraph 2 are used to cover those 3 scenarios which are given in the letter question. The last part, which is known as closing in case of letters and conclusion in case of essays, are used to make a perfect ending. For example, if you are expecting a response from somebody, you can cover up by saying hoping for a favorable response. If it's a complaint that you have made and you are expecting some action to be taken over that, then you can end your letter by saying expecting a favorable response at the earliest. Similarly, in the essay writing, to construct the baseline, you will get all the help you require from the question itself. इसे बहुत सारे लोग paraphrasing भी कहते होंगे, because you rephrase the question and put it in the baseline and come up with the agenda and some reasons. Similar to the letter writing, body paragraph 1 and body paragraph 2 are used for expressing your reasons along with examples if any. अपने सोचे हुए सारे reasons और सारे examples की value decide कीजिए, कौन सा रीजन सबसे ज्यादा वैल्यू रखता है, should be placed above, and then later on you can create a sequence with the others. एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है essay writing में, आप स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, लेकिन by the time you reach the conclusion, आपका रीजनिंग और आपका स्ट्रक्चर टोटली डेविएट हो जाता है आपके एम से. टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम मैंने एक टेक्निक बनाया दैट आई हैव टू मैच माई क्वेश्चन विद द इंट्रोडक्शन and I have to match the introduction with the conclusion. Following this, I can make sure that तीनों question, introduction and conclusion are talking about the same aim. Fourth और लास्ट पार्ट इज अबाउट ब्यूटिफिकेशन एंड डेकोरेशन. आपने बहुत कॉमनली ये सुना होगा कि वोकैबुलरी यूज कीजिए. दैट हैवी वोकैबुलरी यूज करने से, बड़े बड़े वर्ड्स यूज करने से, भारी भरकम वर्ड्स यूज करने से रीडर इंप्रेस होता है. ये कुछ हद तक सच भी है, लेकिन यू डोंट हैव टू एम्प्टी ऑल योर बकेट इन वन अटेम्प्ट. एक ऐसे या एक लेटर में 5 to 8 वर्ड्स आर इनफ to explain that yes, you are in possession of some uncommon good words. Beautification refers to the part where you decorate your writing. अब बारी है स्मार्ट सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस या लॉन्ग स्ट्रक्चर सेंटेंसेस को क्रिएट करने की. ब्यूटिफिकेशन और डेकोरेशन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसको करने से आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते जरूर हैं, लेकिन इसको ना करने से वो डिडक्ट नहीं होते. सो इट्स बेटर कि आपके जो भी पॉइंट्स आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स या ग्रामर यूजेज से कटने वाले हैं, वे ब्यूटिफिकेशन और डेकोरेशन से आपको मिल जाए. अब बारी है लेने की कुछ कॉमन क्वेश्चंस अबाउट ऑल द मॉड्यूल्स, बट आई वुड ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट दिस कन्वर्सेशन टू राइटिंग मॉड्यूल ओनली. 2-3 क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज्यादा मुझसे पूछे गए हैं. नंबर 1 इज आईडीपी और ब्रिटिश काउंसिल. आप मूवी चाहे पीवीआर से परचेज कीजिए या बुक माई शो से या फिर आईमैक्स से, आपको मूवी तो सेम ही दिखेगी. सिमिलरली ब्रिटिश काउंसिल एंड आईडीपी आर जस्ट द सेलिंग काउंटर्स. आपका एग्जाम सेम ही होगा और इनका मार्किंग स्कीम भी बिल्कुल सेम है. सेकेंड कॉमन क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया है, कि मैं किसी एरिया का नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन जनरली एक ये मिथ है कि आप एक छोटे एरिया में जाके एग्जाम देंगे तो आपके बैंड ज्यादा आ सकते हैं और एक बड़े शहर में एग्जाम देंगे तो शायद पॉइंट्स नहीं आए इतने. ऐसा कुछ नहीं है. आप प्रिपरेशन कीजिए, मेन पॉइंट आपका प्रिपरेशन है, शहर नहीं. एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे आजकल पूछने में आ रहा है, बिकॉज बहुत रिसेंटली एक कंप्यूटर बेस्ड आइल्स भी स्टार्ट किया गया है. सो हाँ, ये थोड़ा सेंसिबल क्वेश्चन है कि पेपर बेस्ड आइल्स या कंप्यूटर बेस्ड आइल्स. सो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या आप कंप्यूटर से रिलेटेड प्रोफेशन में हैं. अगर आपकी टाइपिंग स्पीड या कंप्यूटर ऑपरेट करने की स्पीड थोड़ी अच्छी है तो आप कंप्यूटर बेस्ड आइल्स भी दे सकते हैं. उसका एक फायदा जो मुझे नजर आता है वो ये कि उसका रिजल्ट थोड़ा जल्दी आता है पेपर बेस्ड आइल्स से. तो अगर आपको 2 या 3 या 4 दिन जल्दी रिजल्ट्स चाहिए तो आप कंप्यूटर बेस्ड पे जा सकते हैं. लेकिन अगर आप कंप्यूटर ऑपरेट करते वक्त थोड़ी सी भी डिफिकल्टी फेस करते हैं तो गो फॉर पेपर बेस्ड आइल्स. तो ये थी मेरी एक्सप्लेनेशन अबाउट हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर राइटिंग मॉड्यूल व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर CLB10. अगर अभी भी आपके कोई क्वेश्चंस या कोई क्वेरीज अनआंसर्ड रह गई हैं तो प्लीज मुझे ईमेल कीजिए. ईमेल आईडी मैंने आपको अपना दे रखा है. अगर आपने नोट नहीं किया पिछली बार तो अभी कर सकते हैं. अगर आपको ओवरऑल आइल्स के बारे में या एक्सप्रेस एंट्री के किसी भी स्टेप या डॉक्यूमेंट के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं. इस वीडियो के एंड में उनका लिंक भी आपको मिल जाएगा. और फिर भी कोई क्वेश्चन पेंडिंग रह जाता है तो आप मुझे DM में या फिर कॉमेंट्स में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं.